आने थे लेकिन वो पहुंच नहीं पाए हैं। उनकी उपस्थिति को मानते हुए लब्ध प्रतिष्ठित आलोचक श्री वीरेंद्र यादव जी, मेरी अत्यंत प्रिय सखी मेडूसा, सामाजिक चिंतक एवं कार्यकर्ता दीपक कबीर जी, जिनको अभी तक आप लोग सुन रहे थे, और एक बहुत ही सुंदर संचालन करने वाली बीबीसी हिंदी की सर्वप्रिया सांगवान जी, सभागार में उपस्थित मेरे सभी साथियों, बुद्धिजीवी और मेरे बहुत सारे यहाँ पर जो उपस्थित हैं, मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी और शोधार्थी। मुझे समय के अंदर अपनी बात को कहना है तो बहुत ही संक्षेप में मैं अपनी बात को यहाँ रखना चाहूँगी। सबसे पहले मैं इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उसकी महत्ता इसी बात में है कि यह पुस्तक 34 दिनों में 34,000 प्रतियों को बेच दिया और 2 महीने के अंदर यह भी में लोकार्पण के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित है। मैं हैं और अपने को विश्व गुरु के रूप में उपस्थित कर रहे हैं। उस समय भी भारत के संविधान में या आजादी से पूर्व जो स्वप्न हमने देखा था, वो क्या इन 75 वर्षों में वो स्वप्न पूरा हुआ? हमारे दलित समाज के लोग, हमारे ओबीसी समाज के लोग, गरीब लोग, पासमानदा लोग, स्त्रियां जिस तरह की आज़ादी चाहती थी, वो आज़ादी मिल पाई है या नहीं मिल पाई है? बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन उस शिक्षा के पीछे किस तरह की राजनीति चलती है। दिल्ली विश्व हो रही हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है करके बांटो और आरक्षण दो। इस पर विचार करना कैसे जरूरी है। मित्रों, मंच पर और इस सभागार में मेरे कुछ मित्र हैं जो समाजवादी हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं और कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। 14-15 की बात है, 2014-15 में एक पुस्तक आई थी जो एक दलित प्रोफेसर, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तुलसीराम जी की एक आत्मकथा थी, मुर्दहिया। हमारे यहाँ हिंदी विभाग में एक दलित प्रोफेसर आए, मौका वैसे नहीं मिलता, क्योंकि अध्यक्ष दलित थे, तो हम 2-3 लोग मिल करके इस पुस्तक को लगाना चाहते थे कि कम से कम जिस विश्वविद्यालय में हम ज्ञान, विज्ञान, तकनीक की शिक्षा देते हैं, जो जहाँ से पढ़ करके एक विचारधारा को लेकर के शोधार्थी और शिक्षार्थी बाहर जाता है, उनको ये पुस्तक पढ़ाना चाहिए। क्योंकि साहित्य का शिक्षक अगर मनुष्य नहीं बनाता है तो फिर उसका साहित्य पढ़ना बेकार है। अगर वो सद्गति, फिर भी हम लोग उस पुस्तक को यहाँ पाठ्यक्रम में नहीं लगा पाए। ये हमारे समाज की और हमारे विश्वविद्यालय की, ये हमारी उच्च शिक्षा की इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसको कि लक्ष्मण यादव ने इसमें जगह जगह बहुत जगह वो कह रहे थे इस बच्चे का करना है जो जनरल की थी। मैंने कहा अगर मैं इसकी एक्सपर्ट हूँ तो मैं तय करूँगी कि किसका सिलेक्शन होना है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है ओपन मतलब जनरल, यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों के लिए ये ओपन है। तो 50% रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, ये अघोषित रूप से उनके हिस्से का है, 50% हमारे हिस्से का है। अब उस 50% में अगर हम गाड़ी ले लेते हैं और अच्छी साड़ी पहन लेते हैं तो हम क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। उनके पास 50 बीघे खेत पड़े हुए हैं तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। आप एक बार पूछ करके देखिए, जब हम अपने घरों को जाते हैं तो हमारे आसपास हमारे नाते रिश्तेदार, बहन भाई, बंधु जब आते हैं और इस
इच्छा से कि कुछ रुपए हमारे पास आ जाएं, अपने दुख को रोते हैं। हम क्रीमी लेयर कहाँ हैं? आरक्षण में आरक्षण की बात करते हैं। मित्रों, हम आज आज़ाद भारत में जरूर हैं, लेकिन आज बहुजनों की स्थिति कमोबेश वैसे ही है। बस मेरे पास आ चुका है, मैंने कहा मेरे पास बातें बहुत सी हैं। बस एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहती हूँ, कलम पर बात हो रही है, वो आज निश्चित रूप से भारत में भारत का संविधान है हमारे पास, वो हमें संरक्षण देता है। और उस संविधान को लेकर के जो आपका मनुस्मृति का विधान था, आपका महाभारत का काल था कि एकलव्य के अंगूठे को कटवा दिए गए और वेद और शास्त्र पढ़ने से कानों में और जिह्वा पर रांगे डलवा दिए गए, वो नहीं चलेगा। आज भारत का संविधान है तो हमारी कलम की सबसे मजबूत चीज है। हम अगर रमणिका गुप्ता जी से आज के इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी और मंच पर उपस्थित डॉक्टर रूपरेखा वर्मा जी, प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन शिक्षा प्राप्त करना आजाद भारत में भी कितना दुरूह है, यानी कि सदियों से मनुस्मृति ने ये बंदिश लगाई थी एक व्यापक बहुजन समाज के लिए कि वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आजाद के भारत में, भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सभी शिक्षित हों और ये एक अधिकार था। लेकिन वो अधिकार भी किस तरह से उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है इस समूची शिक्षा व्यवस्था में, यह एक चिंता की बात है और एक सोचने की बात है। लक्ष्मण यादव ने अपने अनुभवों को, जो उनके व्यक्तिगत अनुभव थे, उनको व्यक्तिगत न रख करके एक पूरे सामाजिक अनुभवों के रूप में तब्दील किया, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। पर्सनल को उन्होंने एक पॉलिटिकल बनाया। इस किताब को पढ़ते हुए जिक्र है, होरी का जिक्र है, यानी कि होरी कहता है कि जिसकी गर्दन जो है तलवे के नीचे दबे हो तो उस पाँव को सहलाना ही अच्छा है। उसी तरह जो एडहाक प्रोफेसर है, जो उनकी जो नियति है, वो नियति जो विश्वविद्यालयों में वही है कि एक जिसे कहा जाए चाटुकारिता की या उस सिस्टम में बने रहने की। तो ये किताब जो है खाली विश्वविद्यालय का ही नहीं, छात्र प्रशासन का ही नहीं, एक पूरा यानी जो निजाम बदल रहा है, जो बदला हुआ निजाम है, जिस निजाम के तहत जो है एक बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा जो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वंचित किया जाएगा। यानी शिक्षा जिस रास्ते पर जा रही है, शिक्षा व्यवस्था जो है जिस तरह उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस तरह उसका निजीकरण हो रहा है, और इसके पीछे जो वर्तमान सरकार है और उसके पीछे की भी जो सरकार थी, तो जिस तरह का एक पूरा निजाम, जिस तरह का एक पूरा तंत्र भी जो एक मुख्य समस्या है जो इस किताब का मुख्य कथ्य से उससे जोड़ रहा है, तो मैं इसको इस रूप में समझता हूँ कि चाहे भारत की जो दूसरी भाषाएं हो या मतलब जो हमारा उत्तर भारतीय समाज हो, वो इस पुस्तक की समस्याओं से स्वयं को जोड़ रहा है। तो एक जिसे कहा जाए बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी की जो एक समस्या विकराल रूप में सामने है, इस पुस्तक का ज्यादा बिकना अच्छी बात है, इस पुस्तक का ज्यादा पढ़ा जाना अच्छी बात है। वीरेंद्र यादव जी, और अब मैं अगले वक्ता प्रोफेसर रमेश दीक्षित को बुलाना चाहूंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मुख्य अतिथि श्री अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, वीरेंद्र यादव जी, डॉक्टर रीता चौधरी, डॉक्टर मेडूसा, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दीपक कबीर, राजेंद्र चौधरी जी और हाल में उपस्थित सभी मित्रों, मैं अपनी बात
बाद में कहूँगा संक्षेप में ही। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस किताब के कुछ हिस्से ऐसे हैं, मैं जानता हूँ सब लोग किताब पढ़ते नहीं आमतौर से, वो पढ़े जाने जरूरी हैं सार्वजनिक रूप से। ये किताब नहीं है, जैसा कि कहा गया यहाँ पर, इस्तगासा है। इस समाज के जो हो रहा है, टीका ने कहा, ये पोस्टमार्टम है शिक्षा व्यवस्था का, पोस्टमार्टम है समाज का। इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि किताब केवल एक प्रोफेसर डायरी नहीं है, ये सामाजिक न्याय का दस्तावेज है और साथ साथ साहित्य का अद्भुत कहना चाहिए रचनात्मक इस्तेमाल हुआ है इस पुस्तक में, मैं कहना चाहता हूँ। अब आप देखें, शुरुआत में ही लक्ष्मण लिखते हैं, झुलसाती लू से तपती दोपहरिया में भैंस, गाय और बकरी चराने, बारिश में भीग कर धान की रोपाई निराई करने, सर्द आधी रात में गेहूं के खेत में पानी भरने में मर खप गई पीढ़ियों ने शायद ही कभी बहुत बड़े ख्वाब देखे होंगे। बढ़ई, नाई, मोची, दर्जी, कुम्हार, लुहार, जुलाहा, चरवाहा, मल्लाह या मेहतर के पास न तो ज़मीनें थीं और न ख्वाब देखने की सहूलियत। इनके बच्चे सदियों से सभ्यता की लू में दफन होते आए थे। मौसम पर रहने वाली निगाहों ने बर्बाद होती खेती, किसानी और हाथ के श्रम का भविष्य भी पढ़ लिया था और इसीलिए 1 रुपया भी बचा तो अपने बच्चों को स्कूल भेजा। उनको एहसास होने लगा था कि शिक्षा ही गुलामी की बेड़ियां तोड़ सकती है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, पेरियार, शाहू जी, भगत सिंह, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे राष्ट्र निर्माता इधर देर से पहुंचे। और सही बात है, उत्तर भारत में अगर जो लोग उनके विचार पहले आगे होते, एक बड़ी सामाजिक क्रांति इस प्रदेश में हो चुकी होती। एक और उदाहरण है, छोटा सा, एक पारिवारिक है। जब निकलता है गांव का पहली पीढ़ी का बच्चा, बाहर आता है तो क्या सोचता है, वापस अपने गांव घर के बारे में। वो बहुत ही कहना चाहिए रचनात्मक पंक्तियां हैं जिनको हर वो व्यक्ति जो निकलता है घर के बाहर उनसे रूबरू होता है। क्लास में मैं खुद कई बार सोचता रहता हूँ, अध्यापक कैसे थे, इन्होंने देखा है छात्र कैसे, जो लड़कियां हमारे साथ पढ़ती थी, पढ़ने में अच्छी थी, फर्स्ट क्लास से आते थे। मेरे क्लास में पढ़ाता समय अच्छी लड़कियां, टॉपर लड़कियां थीं, वो मुझे बाद में दिखी नहीं, कहीं किसी नौकरियों नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। कहाँ चली गई लड़कियां? घर के दबाव में, परिवार के दबाव में, फिर सत्ता के दबाव में उन लड़कियों की ख्वाबों ने दम तोड़ दिया। उन लड़कियों को भी याद करना चाहिए। लक्ष्मण ने उन लड़कियों को बड़े प्यार से याद किया है कि किस तरह ये दुनिया कुछ कहे, नारीवादी मर्ज है, सामाजिक न्याय का दस्तावेज है, और सबसे बड़ी चीज़ है तो पूरे समाज की पीड़ा है जो समाज आज तक, जिस समाज के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित कर दिए गए हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा का निजीकरण दरअसल वंचित वर्गों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। हमारे जैसे लोग गांव में रहते थे, तालपट्टी के स्कूल में पढ़ के आए थे, शिक्षा सस्ती थी, पढ़ सकते थे। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, निजी अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल की यूनिवर्सिटी, जहाँ की फीस पता है आपको होनी चाहिए या सस्ती होनी चाहिए। जो बात नेता जी कहते रहते थे, अखिलेश जी कहते रहते हैं, रोहिया जी ने कहा था, अम्बेडकर ने कहा था, हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा की जो बातें हैं वे दुकान नहीं बन जा सकती। वो अधिकार है हमारा, जो अधिकार संविधान ने दिया है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं आखिर में बात की हूँ, इसने कई बार जिक्र आया है जेएनयू का, के थे, पिछड़े थे, माइनॉरिटीज के थे, जबकि 72 तक तमाम वो लोग हुआ करते थे बड़े घरों के लोग। सन 72 तक यूनिवर्सिटी में चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ के महमूद भट्ट साहब, उनकी बेटी लंदन से पढ़ के आई थी। दूर स्कूल से, विलियम से पढ़ के लोग आते थे, मगर उस प्रवेश नीति के बाद नक्शा बदल गया जेएनयू का, जहाँ उत्तर भारत के लोग भी वहाँ आने शुरू हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी प्रवेश नीतियाँ यूनिवर्सिटियों की होनी चाहिए जहाँ पर गरीब परिवारों के बच्चों को, पिछड़े परिवारों के बच्चों को, दलित वर्ग के बच्चों को
पढ़ने का मौका मिल जाए। दुर्भाग्य की बात है आज पूरा का पूरा देश, सारी कथाई संस्थाएं नारकीय हो चुके हैं, जहां माइनॉरिटीज के लिए, दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए जगहें बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। इसलिए जरूरी है कि हम शिक्षा के इदारों को। और अब हमारी अगली वक्ता प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, एक्स वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी। आदरणीय मंच, अलग अलग नाम समय बचाने के लिए नहीं ले रही हूँ। सबसे आखिर में बोलने का एक नुकसान है और एक फ़ायदा है। नुकसान ये है कि सुनते सुनते सब लोग इतना सेचुरेट हो जाते हैं कि आखिरी को कोई सुनना नहीं चाहता, ना ही उसके लिए कोई वक्त मिलता है। चूँकि अब 2.5 मिनट पे पर्चियाँ मिल रही हैं, तो आप कहें तो बोलूं, नहीं तो धन्यवाद दे के जाऊँ। विश्वविद्यालयों और हायर एजुकेशन के कॉलेजेस में रचे जाने वाले चक्रव्यूहों की बात की है, वो इस गंदे रूप में तो नहीं जो आज है, जो कि सिर्फ एक ख़ास तरह की वैचारिकता के लोग जिस तरह ठूसे जा रहे हैं बिना किसी भी क्वालिफिकेशन। इतनी भयंकर बात जब हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में हो और निचले शिक्षा संस्थानों में तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हालात हैं, जहाँ पर कि बिना किसी क्वालिफिकेशन के जीवन की ट्रेनिंग ले पत्रकार रह गए हैं उनके माध्यम से, तो ये एक रियलिटी है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप पूछेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, वो छिपा नहीं पाएंगे। बहरहाल कुछ पॉइंट्स मैं नोट करके लाई थी। मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सरकार की तरफ से जो एक प्रोसीजर होता है, चांसलर हमेशा सरकार के पक्ष वाले होते हैं, मैं उस तरह नहीं बनी थी, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ का जो इस एक्ट है, यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट के हिसाब से जो खाली जगह को भरने के लिए एक काम चलाऊ सीनियर मोस्ट टीचर को बनाया जाता है, उस हैसियत से मैं थी। तो मैं इसलिए इसको कह रही हूँ, जीवन भर मैंने इसकी सफाई नहीं दी कि चूँकि बात शिक्षा जगत की और उच्च शिक्षा की हो रही है, तो आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि इस गलतफहमी में आप लोग भी हों कि मंच पे तो बहुत बड़ी बातें करते हैं, लिखती भी सोशल मीडिया पे दूसरी तरह की बातें हैं, खुद कब बनी थी, किसके राज में बनी थी, तो ये स्पष्ट हो जाते। बहरहाल लक्ष्मण यादव जी की प्रोफेसर की डायरी एक ऐसे खंडित सपने का दस्तावेज है जो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं ने देखा था। वो सपना जो आज़ादी के बाद आई हर पीढ़ी के उन नौजवानों ने देखा था, उनमें मैं भी शामिल थी, जो कुछ अच्छा कर गुजरने की तमन्ना करते थे, जो विश्वविद्यालयों को आंखों में सितारे भर के देखते थे। मैं जब विश्वविद्यालय आने वाली थी, जो मैं MA नहीं होता था, और जब टीचर बनने का मौका आया, तो मुझे ये लगता था कि मैं पता नहीं 7वें आसमान पे कितनी महान जगह हो गई। सितारों, वाकई जिसको अंग्रेजी में स्टार्ड आई कहते हैं, आँखों में वाकई सितारे थे, और वो सितारे धीरे धीरे वहाँ भी खंडित हुए, उस निर्ममता से, उस बेशर्मी के साथ नहीं जितना आज, लेकिन खंडित तब भी हुए थे उस पुराने समय में भी। पुस्तक में इन सितारों के टूटने की गाथा है। जिन संस्थानों को हम प्रकाश स्तंभों के मानंद मानते थे, उनके धुआं उगलने की व्यथा का दस्तावेज है। यूनिवर्सिटीज़ को पूरी दुनिया में लाइट हाउसेस कहा जाता है, लाइट प्रकाश स्तंभ है, और उनका एक यूनिवर्सल कैरेक्टर होता है। अब आज तो प्रेगनेंसी के समय बच्चे को संस्कार देने का जो हिंदू शास्त्रों में लिखा है, वो कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। और हमारी एक जज महोदया महाराष्ट्र की कह चुकी हैं कि मनुस्मृति को हर
हिंदुस्तान की स्त्री को मनुस्मृति फॉलो करनी चाहिए। और बहुत सारे विद्यालयों में, एक लॉ कॉलेज में अभी हाल में ही मनुस्मृति का कोर्स खुला है पढ़ाने का। तो जो व्यथाएं लक्ष्मण यादव ने दर्ज की हैं, हालत उनके लिखने से अब तक समाज रसातल में जाने की